नमस्कार, मी मयुरेश कोंडूर. या विशेष वृत्तामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आता रईसा खान यांची संघर्ष कहाणी आता आपल्याला ऐकायची. चांगली नोकरी मिळावी म्हणून सौदी अरेबियामध्ये गेल्या होत्या रईसा खान आणि तिथून खूप प्रयत्नांती त्यांना आपली सुटका अक्षरशः करून घ्यावी लागली या परदेशातून, परप्रांतातून. तिथे गेल्यावर 4 महिने काम करून वेतनाऐवजी त्यांना यातनाच मिळाल्या आणि अखेरीस रईसा खान यांना तिथून पळून यावं लागलं. तसा निश्चय त्यांनी केला. भारतीय राजदूताच्या मदतीनं त्या नागपुरापर्यंत पोहोचल्या. मोठा महत् प्रयासानं रईसाची ही चित्तथरारक कहाणी आपण त्यांच्याच तोंडून ऐकणार आहोत. त्या नागपूरहून आता आपल्या सोबत आहेत. रईसाजी, स्वागत आहे एबीपी माझामध्ये तुमचं. बहुत तकलीफें झेलने के बाद आप यहाँ तक वापस अपने घर पर वापस पहुंच गई है. लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे कि ये कब शुरू हुआ, ये कहानी आपको कब लगा, आपसे कौन मिला, ये जो एजेंट की बात कुछ समझ में आ रही है वो कौन था और उन्होंने क्या कहा था आपको सऊदी में ले जाने के लिए? ये मैं 2016 में मैं अकीला नामक एक महिला है जिनके ज़रिए मैं गई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ अच्छा नौकरी, अच्छा पैसा, सब कुछ मिलेगा. मैं बेरोज़गार थी और मैं उस लालच में आ गई कि मेरे को मेरे बेटे का भविष्य बनाना है. मुझे 13 साल का बेटा है और मैं उसके भविष्य के बारे में सोच करके मैंने ये फैसला किया कि मुझे जाना चाहिए और अपनी लाइफ बनाना चाहिए. और इसी कारण मैंने मेरा सफ़र शुरू किया है. और मैं अकीला बेगम के मिल करके मैं सऊदीया जाने का फ़ैसला की. और फिर मैंने अपना खुद का पासपोर्ट बनाया और अकीला बेगम ने मुझे अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति है जो बॉम्बे में रहता है, वीटी रेलवे स्टेशन के पास उसका ऑफिस है. और उसने मेरा सब जाने आने का इंतज़ाम किया, टिकट वगैरह यूँ थी. और जो भी है, मैं 2016 5 सितंबर को मैं नागपुर से बॉम्बे के लिए रवाना हुई. अच्छा, लेकिन रईसा जी आप कह रहे कि वो अकीला बेगम और ये अब्दुल जो मुंबई में रहता है, क्या आप अकेली थी उस वक्त या आपके साथ और भी किसी को बताया गया था कि आप सब लोग मिलकर सऊदी जाओगे और वहां पे नौकरी करोगे? नहीं, उसके तो जो कस्टमर रहते वो अलग अलग इसके है और एक टाइम में वो हर किसी को नहीं भेजते. जैसा जिसका पासपोर्ट बनता है और जिसका वीजा लग जाता है, ठीक है, उस हिसाब से भेजते हैं. अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा आपको, किस तरह का काम सऊदी में जाके करना पड़ेगा? क्या आपसे कुछ पैसे मांगे गए और आपको नौकरी करिए कितने पैसे मिलेंगे, क्या बोले वो? सऊदी में नहीं, मुझसे पैसे नहीं मांगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 रुपया भी नहीं था. सिर्फ मैंने पासपोर्ट बनाया, मुझे जो खर्चा आया पासपोर्ट के लिए, बाकी मेडिकल से लेके वीजा से लेके पूरा खर्चा उन्होंने, होटल का, इसका, रहने का, आना जाने का पूरा अकीला ने, अब्दुल्ला ने दिया. अच्छा, खर्चा. और क्या बताया आपको किस तरह का काम करना है? हाँ, और फिर जब मैं 5 सितंबर को वहाँ पे उन्होंने ये मुझसे तो अब्दुल्ला ने कहा था कि वहाँ पेशेंट के लिए भी जगह है, पेशेंट की देखरेख करना. और उसके बाद में जब मैं बॉम्बे पहुँची तो उन्होंने कहा कि आपको जहाँ भेजना था तो वहाँ तो अब मैं बहुत जल्दी में थे तो हमने किसी और को भेज दिए. अभी दूसरी जगह जाना है आपको. मेरे को पहले जद्दा, मक्का, मदीना जाने का कहा और उसके बाद मुझे हाइल भेज दिया. जब जाने के पहले वो हमको कभी नहीं बताते कि हमको कहाँ जाना है. सही रिपोर्टेशन नहीं मिलती है कि हमको सही जगह कहाँ जाना है, वहाँ कितने लोग हैं, क्या है. वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, क्या है, कितने लोग हैं. फिर आप यहाँ से कब निकली, कैसे निकली और कहाँ जा महिलाओं को भेजते तो मैं यहाँ से 5 सितंबर को निकली नागपुर से और मैं 6 सितंबर को बॉम्बे पहुंची. और फिर अब्दुल्ला ने कहा कि आपका जो प्लेन है वो है जयपुर से. अच्छा. तो जयपुर से है करके तो फिर हम लोग उसी दिन 6 तारीख को जयपुर के लिए 4 बजे की ट्रेन से रवाना हो गए. रवाना होने के बाद में जब वहाँ पर हम पहुँचे, 7 तारीख को पहुँचे, वहाँ हमें एक एजेंट मिला. उनके सब नेटवर्क लगे रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती है. वो लोग लेने आ जाते हैं, रिसीव करते हैं. फिर हमको कहाँ ठहराना है, क्या ठहराना है, वो सब इंतजाम पहले से हो जाता है.
और फिर हमको वहाँ पे जयपुर के होटल में रखे। और वहाँ से फिर 9 तारीख का प्लेन था, सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 1 बजे का। फिर वहीं पर होटल में कुछ ऑटो वाले रहते हैं, एजेंट रहते हैं, वो हमको लेकर जाते हैं एयरपोर्ट। अच्छा, ये एयरपोर्ट जाने तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं? मुंबई से जयपुर, जयपुर से वापसी का 15 दिन प्लेन पकड़ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उनके नेटवर्क पर लगे रहते हैं। ठीक। और वहाँ हमको कोई तकलीफ नहीं होती है कि हमको किसी से कुछ पूछना पड़ता है। अच्छा, तो फिर सऊदी में आप कहाँ पहुंची, कब पहुंची? सऊदी मैं 9 तारीख को, सितंबर की 9 तारीख को मैं प्लेन में बैठी, पर मुझे हाइल पहुंचे तक के मेरे को 11 तारीख हो गई। 11 तारीख को मैं शाम में 7 बजे हाइल पहुंची, जिस घर में मुझे जाना था, क्योंकि मुझे 4 प्लेन करना पड़ा। 4 प्लेन से मेरे को पहले जयपुर से आभा गई, नहीं जयपुर से मैं पहले शारजा गई। शारजा से मुझे फिर ट्रैवल्स में मेरे को दुबई एयरपोर्ट लेके गए। दुबई एयरपोर्ट से मुझे आभा लेके गए। आभा से मैं रियाद गई, और रियाद से फिर मैं हाइल गई। ठीक है, आप उस गांव में पहुंच गई, उस शहर में पहुंच गई, रियाद से आगे जाके। तो उस घर में जब आप काम करना शुरू कर दिया, किस तरह का वो काम था? और क्या पहले दिन से तकलीफ शुरू होने लगी? पहले दिन से आपको सोचने लगी कि यहाँ से भागना चाहिए? जी हाँ जी। पहले दिन, दूसरे दिन वहाँ ईद थी, बकरे ईद थी, और वो लोग कोई भी नहीं था घर में, वो लोग चले गए थे बाहर। मुझे बोला कि आप काम करके रखो, सब काम करके रखो, कपड़े धो दो, ये कर दो, अदरवाइज जो भी काम था हाउसमेट के हिसाब से। और फिर मैं वहाँ पर मैंने काम अच्छा, यानी आपको हाउसमेट बन के उस घर में रहना था, और जो भी घर के काम है वो पूरे करने थे? खाने को नहीं दिए। हाँ जी, बच्चा संभालना, खाने को नहीं दिया, खिलाना, बच्चों को मदरसे भेजना, हर काम, अदरवाइज जितना भी टोटल हाउसमेट को नहीं, मुझे 2 दिन खाने को नहीं दिया। फिर उसके बाद वो लोग मुझे पूछा भी नहीं, सब अपने इसमें लगे रहे। और फिर तीसरे दिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं वहां से भाग गई। तीसरे दिन ही मैं भाग गई। अच्छा, और भाग के कहाँ गई फिर आप? तीसरे दिन भागने के बाद मैंने वहां पर और भाग करके मैं रोड पार की, जहाँ दुकानें, शॉप वगैरह है बहुत सारी। तो वहां पर मैंने बताया कि मुझे ऐसी तकलीफ है, खाने को नहीं मिला, कुछ नहीं, 2 दिन से मैं भूखी हूँ। तो वहां पे दुकान वालों ने मुझे कुछ खाने को भी दिया ला करके, और चाय वगैरह भी दी। और उसके बाद में पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों को बुलाने के बाद में मुझे पुलिस वालों के हवाले किया। वो लोग मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन में फिर वहाँ का कानून ऐसा है कि पुलिस वाले ने दोबारा मुझे वहीं भेज दिया, उनके बुला करके कफिल लोगों के घर, जिनके घर में मैं थी। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, वो क्या बोले? वहाँ से बुलाने के बाद में वहाँ से तो उन्हें पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं कहा। बोले ठीक है, एक उन लोगों को समझाया कि इसके बाद ऐसा मत करो, इनकी कंप्लेंट है कि खाना वगैरह नहीं दिए। फिर उन्होंने वहाँ पर कहा कि उनको वापस जब आपको घर भेजा गया उनके, फिर आपके जो घर वाले थे, वो जो मालिक थे, उनका बर्ताव कैसा था? जी, वहाँ से लाने के बाद मुझे मारा उन्होंने। मारा? उनके मैडम ने भी मुझे गाली गलौज दी अरबी में। हाँ, और उनके भाई ने मुझे मारा, मेरे पैर में से खून निकलने लगा, और क्या बोलते ऐसा कुछ किया कि आपने उनको बोला नहीं कि आपको वापस घर जाना है, ये काम आपको नहीं करना है, आपको भेज दो वापस? हाँ, कहा ना मैंने कहा कि भाई मुझे अब यहाँ नहीं रहना है और मुझे इंडिया वापस जाना है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया वापस जाना है तो हमने अब्दुल्ला को, जो एजेंट है अब्दुल्ला, हमने उसको 2 लाख रुपया दिया है, वो तो आप हमें लौटा दो, क्योंकि उसने हमको बेचा है और हमने उससे खरीदा है, आप हमारे गुलाम हैं, इसलिए आप हमको 2 लाख रुपया वापस करो, हम आपको इंडिया वापस कर देंगे। आपको क्या लगा जब आपको ये पता चला कि आपको 2 लाख रुपए वहां पे बेचा गया है आपके एजेंटों ने? ये पता लगा, हाँ, तो मैंने मैडम को कहा है कि भाई आप हमको तो किसी ने कुछ 1 रुपया भी नहीं दिए, आपने जिनको दिया उनसे मांगो। तो फिर उसके बाद में उसने अब्दुल्ला को भी कॉल लगाया। अब्दुल्ला ने कहा मुझे कि आप अच्छे से काम करो, ये करो, ज्यादा नाटक मत करो। उसने मुझे धमकाया। उसके बाद में मैं रोई धोई और मैं खामोश बैठ गई। फिर उसके बाद में 2 दिन के बाद मैंने मैडम को बोला कि मुझे कुछ नहीं तो मेरे बेटे से बात करा दो इंडिया।
तो मैडम ने मेरे से बात कराई, तो जब जाके मैंने बहुत रोया और मेरे घर वालों को बताया कि भाई मैं यहाँ मुसीबत में फंसी हूँ और मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरे साथ में कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। तब मेरे घर के लोगों ने अकीला को कहा कि वो बहुत परेशान है और उसको बुलाओ। ठीक है, फिर आप वापस कैसे आई? आप वापस कैसे आई? आगे क्या हुआ? मेरी बहन, मेरी बहन अकीला को, मेरी बहन के घर के पास ही रहती है अकीला, ज्यादा दूर पे नहीं रहती है, थोड़ी दूर पर रहती है। तो उन्होंने जाकर उसको कहा कि वो बहुत परेशान है, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसे ही रो रही है, उससे काम नहीं हो रहा, ऐसा वैसा जो भी, अदरवाइज उसने बहुत उल्टा सीधा बोल करके भेज दिया। ये लोगों ने बहुत पापड़ बेले। एक दिन फिर मेरी बहन, मेरा भाई, आप इंडियन एम्बेसी तक कैसे पहुंची? सब अकीला और वहां से वापस कैसे आई? ऑफिस गए। तो मैं जब यहाँ से गई, जब मेरे को नहीं बुलाने को अकेला अनसक्सेसफुल हुई बुलाने में, तो फिर मैं 3 महीने मेरे को वहाँ गुजर गए रोते धोते। उसके बाद में मैं कमर से चले गई थी। वो लोगों ने घर का मेरे को काम, जो उनके घर में काम चालू था मलबे का, उनके यहाँ टाइल्स बिछाने का इसका काम चालू था, उसके भाई की शादी थी, तो वो मुझे ऊपर से सामान पूरा नीचे फेंकने की, तो मैं कमर से ही चली गई थी, मेरे से उठना बैठना ही नहीं हो रहा था। तो मैडम ने मुझे गाली गलौज किया कि काम करना ही पड़ेगा, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे कपड़े बैग सब छीन लिया। रईसा जी, लेकिन फिर आप ये 3 महीने होता रहा, आप वापस उसके बाद मैंने इंडियन एम्बेसी तक कैसे पहुंची और वहां से क्या मदद मिली? फिर वहां से मैं निकली और मैंने जब देखा कि मैडम मदरसा चले गए, ये हो गया है, मैं धीरे सीढ़ी पर बैठते निकली। गेट चालू था, खुला था, ताला लगा नहीं था क्योंकि काम चालू था, मजदूर लोग थे। मैंने वहां से बहुत हिम्मत करके मैं वहां से कैसे निकली, मेरे से चलना भी नहीं हो रहा था। मैं फिर बाहर भागी और दुकान वालों को कहा, उन लोगों ने पुलिस में कॉल किया, पुलिस वालों ने मुझे अरबी एम्बेसी लेकर गए। फिर वहाँ 3 दिन रही। फिर चौथे दिन वहाँ के पुलिस वालों ने कहा, एम्बेसी वालों ने कहा कि इनके इस पर पासपोर्ट पर क्रूज मार दो और इनको वापस इंडिया भेज दो, क्योंकि इनसे काम नहीं होगा, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम क्रूज मार के लाते हैं, इसको लेकर जाते हैं, क्रूज मार देते हैं। मुझे क्रूज मारने वो लोग पासपोर्ट ऑफिस लेके गए। वहाँ पे जो शेख था उसने मुझे कहा कि देखो आप हमारी बहन की जैसी हो और दोबारा सऊदीया नहीं आना, अपनी लाइफ खराब नहीं करना, मैं आपकी टिकट 2 दिन में कर देता हूँ। और ये कहकर उसने क्रूज मार दिया। और फिर जिस घर में मैं थी, तो वो मैडम और उसका भाई मुझे जबरदस्ती 2 बार फिर अपने घर लेके गया। अरे बाप रे। घर ले जाने के बाद में उसने मुझे बहुत पैसे दिखाए और मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। तो मैडम फिर वही बात बोली कि 2 लाख रुपया रखो, हमने अब्दुल्ला को दिया है और अब्दुल्ला से हमने आपको खरीदा है, आप हमारे गुलाम हैं, हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। और उसके ऊपर उसके भाई ने मुझे बहुत जम के मारा और मैं सन्नाटे में पड़ गई। फिर आप कैसे भाग गई? फिर वहां से कैसे भाग गई? मैडम ने कहा कोई इंडिया जाने की जरूरत नहीं। तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, सब अपने अपने काम में लग गए। मुझे मैडम ने कहा जाओ काम करो, तो मैं कचरा फेंकने के लिए फिर मैं बाहर निकली। ज्यादा 20 मिनट के बाद में मैं बाहर निकली और मैं फिर भागी। फिर भागने के बाद मैं काफी दूर चले गई, बहुत कुछ कम से कम बहुत किलोमीटर गई। और फिर जाने के बाद में वहाँ पे एक नाई की दुकान थी। फिर उसको वो इंडिया का था, मैंने उसको बताई अपनी सब बातें कि मेरे को 2 बार लेकर आए और मेरे को मारे पीटे और मुझे जाना है। तो उसने फिर एक पुलिस वाले को कॉल किया, अरबी ने, और फिर वो पुलिस वाले आए। तो मुझे वहाँ पुलिस कस्टडी में, जहाँ पे जौजात कहते हैं अरबी में, और हिफाजत में मुझे लेडीज पुलिस केस में रखा। और वहाँ पर मैं 13 दिन रही। उन लोगों ने मुझे जब मेरी कंडीशन देखा, फिर उन्होंने वहाँ पे रियाद एम्बेसी में कॉल किया। फिर उन लोगों ने मुझे पुलिस वाले के जरिए रियाद भेजे। रियाद में अपने इंडियन एम्बेसी वाले आए 3 दिन के बाद, और उन्होंने मेरी साइन वगैरह लेके गए। और 15 दिन में मेरा पासपोर्ट, व्हाइट पासपोर्ट, और मेरे को टिकट ला करके दिया। और 15 दिन में मेरा दिल्ली का टिकट हुआ। फिर मेरे को एयरपोर्ट लेके गए। और फिर आप हैदराबाद आके पहुंची। वहाँ फिंगरप्रिंट्स ने फिर वापस लेके गए। नहीं, मुझे फिर वापस लेके गए। फिर 8 दिन के बाद मुझे हैदराबाद का टिकट बना। अच्छा जी, वो जो वहाँ पे जिनके साथ आप रही, वो जो कह रहे थे कि वो आपके मालिक है, उन्होंने आपको खरीदा है, उनके ऊपर वहाँ के पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? आप बार बार पुलिस के पास जाती रही और बताती रही? नहीं, वहाँ की पुलिस अपना कुछ नहीं सुनती है।
हालांकि अपनी मदद करती है, लेकिन अगर वो लोग जो बोल दिए उनका सुनती है, अपना नहीं सुनती। अपना कानून नहीं चलता वहां पर, वहां सिर्फ उन लोगों की सुनवाई है। अगर उन्होंने कह दिया कि इनको 6 महीने नहीं भेजना, 1 साल नहीं भेजना, इनको जेल में सड़ा दो, इनको कस्टडी में रखो, तो फिर वो लोग पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक ठीक। आप जब वापस नागपुर आई तो जो यहाँ के वो जो उसके बाद में मैं वहां से इस तरह सफर, वो जिन्होंने आपको वहां पे भेजा था, वो अब्दुल्ला था और एक अकेली थी, उन्होंने उनके खिलाफ आपने कुछ पुलिस में कंप्लेंट किया है अभी? जी 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 हाँ, मैं जब घर पर आई तो उसका काम था मुझसे आके मिलना। उसने मेरे को बुलाने के लिए कोई ऑपरेट नहीं की। उसने मेरे घर के लोग बहुत जाकर के उसको बोले, लेकिन उसने सुना नहीं। हाँ, बुला रही हूँ की, पर जब मैं आने के बाद में भी उसका यही आवाज थी कि बस वो अभी 4 दिन में आएंगी, 2 दिन में आएंगी और वो आ जाएंगी। उसके बाद जब मैंने देखा कि उसको इतना भी नहीं मालूम कि मैं यहाँ इंडिया आ गई हूँ, तो यानी इसका मतलब ये हुआ ना कि वो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है मेरे लिए। कुछ कार्रवाई नहीं मैंने फिर रईसा जी, जो भी आपकी ये कहानी है, जितनी तकलीफ से उठकर आई, सिर्फ आप ही के लिए नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शायद आपने भी वहां पे देखा होगा कि बहुत सारे इंडिया से जो जिनको जरूरत होती है पैसे की, वो वहां पे जाते हैं और इस तरह का काम करते हैं। सऊदी में थी वहाँ इतने, लेकिन इस तरह का काम करते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे आप वापस आ गई। कुछ लोग वापस आ भी नहीं सकते, लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं उनके लिए आपकी एक कहानी ऐसा उदाहरण है कि किस तरह इस तरह के अगर कोई आपको बताए की वहां पे नोकरी लगाता हूं, वहां पे नाही जाना चाहिए। रईसा जी, धन्यवाद तुम्ही आमच्याशी बोलला त्याबद्दल। आणि या पुढे सुद्धा अशा प्रकारच्या घटना किंवा अशा प्रकारचे आमिष ज्यांना दाखवले जातील की सौदीत किंवा परदेशात जाऊन नोकरीसाठी तुम्हाला नेतो, त्यावेळेस हे उदाहरण लक्षात ठेवा आणि अशा प्रकारची कुठलीही धाडसी पावलं उचलू नका, पूर्ण चौकशी करा आणि मगच निर्णय घ्या। या विशेष वृत्तामध्ये इथंच थांबतो आहोत। तुम्ही पाहत रहा एबीपी माझा।